नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के उन प्रश्नों पर चर्चा होगी जो प्रायः यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10, 11 सभी में पूछा जाता है। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपके सामने है, आवर्धन से क्या तात्पर्य है? एक लेंस के लिए आवर्धन का व्यंजक सूत्र लिखिए। तो देखिए, आवर्धन मैग्निफिकेशन किसी दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर लेंस के लिए सूत्र का निगमन करना है, लेकिन आप चाहे तो दर्पण भी आ जाएगा तो यही लिखेंगे, वहाँ दर्पण हो जाएगा या लेंस नहीं लिखा जाएगा। किसी दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, अथवा हम इसको इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी दर्पण या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा के अनुसार आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर दर्पण या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण या लेंस से वस्तु की दूरी। दर्पण रहेगा तो दर्पण लिख दीजिएगा, लेंस रहेगा तो केवल लेंस लिख दीजिएगा। अब आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को आई से, वस्तु की लंबाई को ओ से, और दर्पण या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को वी से, दर्पण या लेंस से वस्तु की दूरी को यू से। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से, लेकिन जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण छोटा होता है अपवर्तन कोण से। इसी आपतन कोण का मान यदि हम बढ़ाते जाएं, इसी आपतन कोण का मान आई का मान हम बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रकाश किरण जो होगी वह विरल माध्यम में नहीं जाएगी। जहां सघन और विरल माध्यम एक दूसरे के संपर्क में है उसी दिशा में जाएगी, और आर का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इस स्थिति में जो आपतन कोण होगा वही क्रांतिक कोण कहलाएगा। अब इसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर। जब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। अभिसरित माने एक जगह केंद्रित करता है, लेकिन जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती हैं तो प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, यानी फैला देता है। जब प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं तो उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को एक स्थान की ओर क्या करता है? केंद्रित करता है। लेकिन जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती हैं तो प्रकाश किरणों को फैला देता है। अतः लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ता है या तो अंदर या तो बाहर की ओर। तो लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को मोड़ता है अंदर की ओर या तो बाहर की ओर। तो हम परिभाषित कर सकते हैं लेंस की क्षमता को इस प्रकार। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को उनके पथ से मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को उनके पथ से मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, या इस प्रकार भी हम परिभाषित कर सकते हैं लेंस की क्षमता को। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। कम फोकस दूरी का उत्तल या अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ता है। याद रखिए, कम फोकस दूरी का उत्तल हो या अवतल लेंस हो, प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ता है। अतः लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में व्युत्क्रम का संबंध होता है। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में उल्टा का संबंध होता है। लेंस की क्षमता बराबर लेंस की फोकस दूरी मीटर में।
लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ परिभाषा से ही स्पष्ट है, 1 लेंस की फोकस दूरी यदि मीटर में है, लेंस की क्षमता को P से और लेंस की फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। यदि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो, यदि फोकस दूरी किस में मापी गई हो, मीटर में, तो ये सूत्र हो जाएगा P बराबर 100/F। प्रश्न 4, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें क्या हैं? तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती है। अपवर्तित किरण क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है। एक स्थिति ऐसी है जब क्रांतिक कोण यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। यानी जहां दोनों माध्यम मिल रहे हैं उसी के सीध में प्रकाश किरणें जाएंगी। लेकिन यदि हम क्रांतिक कोण का मान बढ़ा दें, तो यदि हम क्रांतिक कोण का मान बढ़ा दें तो जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है वह विरल माध्यम में नहीं आएगी, सीधे सघन माध्यम में ही लौट जाएगी। यह घटना ही क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप इसको शब्दों में इस प्रकार लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और ज्यों ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण सघन तथा विरल माध्यम की सीमा से सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होना चाहिए? पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, या नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, मानव नेत्र के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन कर दूर तथा निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। मानव नेत्र, मानव आँख के लेंस की वह क्षमता, वह पावर जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन कर दूर तथा निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी दूर तथा निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा था? रेटिना पर। जब रेटिना पर बनेगा तभी वह वस्तु दिखाई देगी। वहीं नेत्र या आँख की क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। चलते हैं 6वें प्रश्न पर। प्रश्न 6, ओम का नियम लिखिए। इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए या ओम के नियम को स्पष्ट कीजिए। ओम का नियम भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, भौतिक शास्त्री जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे इन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहते हैं, जिसे इन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब आदि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ है जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाते जाएंगे धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V, यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I हो तो V अनुक्रमानुपाती I V बराबर RI। यदि हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो V बराबर लिख देंगे RI, जहां अनुक्रमानुपाती स्थिरांक R क्या है? विद्युत प्रतिरोध।
यानी विद्युत कार्य रुकावट कह सकते हैं। यहाँ से R बराबर हम लिख सकते हैं V बराबर I। R का मात्रक भी लिखना चाहें तो V का मात्रक बटे I का मात्रक, तो V का मात्रक वोल्ट होता है, I का मात्रक एम्पियर, और वोल्ट एम्पियर न लिखकर R का मात्रक हम क्या लिखते हैं, ओम। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 7, विद्युत सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए। तो देखिए उत्तर, विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात विद्युत सामर्थ्य बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय। यदि किसी विद्युत परिपथ में t समय में व्यय विद्युत ऊर्जा W हो तो P बराबर हो जाएगा W बटे T जूल प्रति सेकेंड। ऐसी जूल प्रति सेकेंड न लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, वाट। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 8, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, समझाइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी बंद विद्युत परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण परिपथ में धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी बंद परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। इस घटना को, इस फिनोमेना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके प्रमुख गुणों को लिखिए। इनके प्रमुख गुणों को लिखिए। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुण, ये आपके सामने है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये बंद वक्र बनाती हैं, ये पूरा बंद होता है, यानी जैसे चुंबक है तो यहाँ से निकलेगी इस प्रकार से होती है बंद। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटेंगी तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 होगी, जो कि संभव नहीं है। ये रेखाएं जहाँ रेखाएं घनी होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक, जहाँ विरल होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। प्रश्न 10, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। यह एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा किया जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा का निर्धारण फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न ये तैयार है आपके सामने। दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, वो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये आपके सामने है। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमा तथा तर्जनी को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमा तथा तर्जनी इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, तीनों के बीच क्या रहे, 90 डिग्री का कोण बने। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा
चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक पर कार्य करने वाले लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। नमस्कार।